पीएम राइज विद्यालय शिक्षक चयन परीक्षा की तैयारी के लिए पर्यावरण विषय से संबंधित वैकल्पिक प्रश्न इस वीडियो में प्रेषित है। नमस्ते साथियों, आइए प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप इस पहली स्लाइड में देख पा रहे हैं, प्रश्न क्रमांक 1, निम्न में से किस मुद्दों पर बच्चों से संवेदनशीलता के साथ बातचीत की जानी चाहिए। 4 विकल्प दिए गए हैं। ए, परिवार के किसी सदस्य की नशे की आदतों पर चर्चा। बी, परिवार के सदस्य के दैनिक क्रियाकलापों पर चर्चा। सी, किसी परिवार की आमदनी के स्रोतों पर चर्चा। और डी, उक्त सभी कथन सही हैं। तो साथियों, जैसा कि प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न का सही विकल्प होगा ए, परिवार के किसी सदस्य की नशे की आदतों पर चर्चा। जब आप पर्यावरण अध्ययन अर्थात जो विद्यार्थी हैं उनकी पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करेंगे तो आपको इस प्रश्न से संबंधित जानकारी पढ़ने को मिलेगी। साथियों, जब हम अध्यापन कराते हैं तो परिवारों के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी देनी होती है, और जब हम परिवारों के बारे में जानकारी देते हैं तो परिवार के कुछ सदस्यों को नशे की लत होती है। यदि हम उन सदस्यों की नशे की लत पर चर्चा करते हैं तो यह एक संवेदनशील मुद्दा है। हम नशे से होने वाली हानियों से अवगत कराते हुए बहुत ही धैर्य और समझ के साथ में इन मुद्दों पर हम चर्चा कर सकते हैं। तो साथियों, जैसा कि प्रश्न कह रहा है तो उसके लिए उत्तर होगा ए, परिवार के किसी सदस्य की नशे की आदत पर चर्चा। प्रश्न क्रमांक 2 देखिएगा, परिवार के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर नहीं पर विशेष तौर से फोकस करना है। जैसा कि प्रश्न कह रहा है, इसके लिए 4 विकल्प। ए, एक परिवार के लोग अक्सर एक दूसरे जैसे दिखते हैं। बी, एक परिवार में जन्म होने से या शादी होने से हम उस परिवार का हिस्सा हो जाते हैं। सी, परिवार में केवल पुरुष वर्ग को ही पैसे कमाने का अधिकार होता है। डी, परिवार के बड़े लोग अपने परिवार के लिए पैसे कमाते हैं। तो साथियों, इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा सी। जैसा कि यहाँ कहा गया है, परिवार के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो सी जो विकल्प दिया गया है वो सही नहीं है। परिवार में केवल पुरुष वर्ग को ही पैसे कमाने का अधिकार होता है। ठीक है, जबकि हम ए, बी और डी कथन की बात करें तो ये सभी कथन जो हैं ये सही हैं। जैसे कि परिवार के जो लोग हैं प्रायः एक दूसरे के समान ही दिखते हैं। जैसे पुत्र पिता के समान दिखता है, चाचा, है ना, तो ये जो हैं लगभग एक दूसरे के समान ही दिखाई देते हैं, तो ये कथन भी सही है। फिर बात आती है कि एक परिवार में जन्म होने यानी किसी बच्चे का जन्म हुआ है या किसी महिला की शादी उस परिवार में हुई है तो वो शादी होते से या जन्म लेते से ही उस परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। और फिर परिवार के जो बड़े लोग होते हैं वे अपने परिवार के लिए पैसा कमाते हैं। ये विकल्प भी सही है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, बच्चों में स्थान की समझ विकसित करने के लिए क्या करना चाहिए। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। ए, दायां बायां का ज्ञान कराना। बी, कक्षा का नक्शा तैयार कराना। सी, स्कूल से घर तक की सड़क का चित्र एवं उस पर विभिन्न वस्तुओं के चिन्ह बनवाना। और डी, उक्त सभी कथन सही हैं। तो साथियों, इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है डी, उक्त सभी कथन सही हैं। बच्चों को हम स्थान की समझ बताना चाहते हैं, यानी स्थान कौन सा स्थान कहाँ पर स्थित है, इस बात की समझ विकसित करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें बच्चों को दाया कौन सा है, बाया कौन सा है, उसका ज्ञान कराना आवश्यक होगा। साथ ही कक्षा का नक्शा किस तरह से तैयार किया जाए इसके बारे में बताना होगा, है ना। स्कूल से घर तक की जो सड़क का चित्र है और उस पर विभिन्न वस्तुओं के चिन्ह बनवाना, ये भी मतलब यानी हम करवा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि बच्चों में किसी स्थान विशेष की समझ विकसित होगी। आइए इस स्लाइड में देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4, बच्चों से सब्जियों जैसे भिंडी आदि को काटकर रंग से कपड़े पर छाप या अन्य डिजाइन बनवाने या कागज से बुनाई जैसे कार्यों से। प्रश्न को एक बार फिर से समझ लीजिएगा।
बच्चों से सब्जियों जैसे भिंडी आदि को काटकर रंग से कपड़े पर छाप या अन्य डिजाइन बनवाने या कागज से बुनाई जैसे कार्यों से 4 विकल्प दिए गए हैं। ए, पारंपरिक कला को बढ़ावा मिलेगा। बी, इससे बच्चों को अपनी कला दिखाने का अवसर मिलेगा। सी, बच्चों की सृजनात्मकता में वृद्धि होगी। डी, उक्त सभी कथन सही हैं। तो साथियों इस प्रश्न के लिए भी उत्तर होगा डी, उक्त सभी कथन सही हैं। देखिएगा, बच्चों से यदि जैसे सब्जियां हैं, मान लो भिंडी के ऊपरी सिरे को काट दिया जाए और काट करके उसको रंग में डुबो कर छाप बनवाते हैं, या कागज़ की पट्टियां काटकर बुनाई का कार्य करवाते हैं, जैसे कोई चटाई बनाना इस टाइप का कार्य करवाते हैं, तो उससे ए, बी और सी जो विकल्प दिए गए हैं, इन बातों का उनको बढ़ावा मिलेगा। जैसे पारंपरिक कला को बढ़ावा मिलना है ना, साथ ही बच्चों को अपनी कला दिखाने का अवसर मिलेगा, उनकी सृजनात्मकता में वृद्धि भी होगी। तो उत्तर क्या होगा? उक्त सभी कथन सही हैं। इस स्लाइड में देखिएगा प्रश्न क्रमांक 5, निम्न में से किस नगर को महाकाल की नगरी के नाम से जाना जाता है? 4 विकल्प दिए गए हैं। ए, नागदा, बी, महिदपुर, सी, बड़नगर और डी, उन्हेल। तो साथियों इस प्रश्न के लिए उत्तर होगा नागदा। उज्जैन जिले में नागदा को महाकाल की नगरी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 6 देखिएगा, मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या है। 4 विकल्प। ए, 52, बी, 50, सी, 49 और डी, 48। तो साथियों उत्तर होगा ए, 52। मध्य प्रदेश में कुल 52 जिले हैं। इस स्लाइड में देखिएगा प्रश्न क्रमांक 7, क्रमांक 1 पर गांव नगर, 2 पर जिला, 3 पर मोहल्ला वार्ड, 4 पर विकासखंड तहसील और 5 पर प्रदेश। अब देखिएगा जो प्रश्न कह रहा है नीचे कि जिला कैसे बनता है, इस हेतु उक्त का सही क्रम होगा। यहाँ पर 5 बिंदु दिए गए हैं, जैसा कि आपने अभी देखा, गांव नगर, जिला, मोहल्ला वार्ड, विकासखंड या तहसील और प्रदेश। तो सबसे पहले क्रम पर क्या आएगा? एक प्रकार का पिरामिड जब हम तैयार करेंगे तो किस तरह का पिरामिड तैयार होगा, उसके लिए यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ए में 2, 1, 4, 3, 5, बी में 3, 1, 4, 2, 5, सी में 1, 3, 4, 2, 5 और डी में 5, 2, 4, 1, 3। तो साथियों उत्तर होगा बी, सही होगा 3, 1, 4, 2, 5। अब 3 की हम बात करें, 3 में क्या दिया हुआ है? मोहल्ला वार्ड। फिर 1 में क्या दिया है? गांव नगर, ठीक है। और फिर 4 में क्या दिया गया है? विकासखंड या तहसील। और इसके बाद देखेंगे 2 में क्या दिया गया है? जिला। और जिला के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे 5 नंबर में दिया गया है प्रदेश। तो इस तरह सबसे ऊपर आएगा मोहल्ला वार्ड, फिर उसके नीचे क्या आएगा? गांव नगर, फिर क्या आएगा? विकासखंड तहसील, और फिर उसके नीचे क्या आएगा? जिला, और सबसे अंत में सबसे नीचे क्या आएगा? प्रदेश। तो इस तरह से जिला बनता है, ये हम बच्चों को समझाते हैं। और साथियों जो सारे क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, ये सारे क्वेश्चंस बच्चों की पर्यावरण पाठ्य पुस्तक से ही तैयार किए गए हैं। और जैसे कि मैंने आपको पूर्व के वीडियोस में भी जानकारी दी है कि जब CTET अर्थात एंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, तो उस टेस्ट में विद्यार्थियों की पाठ्य पुस्तक से ही प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं। चाहे पेडागॉजिकल क्वेश्चंस हो, चाहे थ्योरी आधारित क्वेश्चंस हो, उन्हीं से पूछे जाते हैं। तो साथियों इस परीक्षा की तैयारी के लिए भी हमने पाठ्य पुस्तकों से ही प्रश्न तैयार किए हैं। तो साथियों इस प्रश्न के लिए उत्तर होगा बी। अब चलते हैं अगली स्लाइड पर, प्रश्न क्रमांक 8 देखिएगा, नक्शे पर जानकारी अंकित करने के लिए निम्न में से किसका ज्ञान बच्चों को कराना ज़्यादा आवश्यक नहीं है? यहाँ पर भी आपको नहीं पर ध्यान देना होगा। साथियों कई बार प्रश्न हमको पूछे जाते हैं और प्रश्न में नहीं शब्द आता है या सिवाय शब्द आता है, तो आपको उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो जैसा कि यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि नक्शे पर जानकारी अंकित करने के लिए निम्न में से किसका ज्ञान बच्चों को कराना ज़्यादा आवश्यक नहीं है? ए, संकेत, बी, दिशा ज्ञान, सी, सूर्य चंद्रमा की गति और डी, दाएं बाएं का ज्ञान। तो साथियों उत्तर होगा सी, सूर्य चंद्रमा की गति। हम बच्चों को नक्शे की जानकारी दे रहे हैं या नक्शे पर जानकारी अंकित करने को कह रहे हैं, तो उसके लिए आवश्यक होगा कि बच्चों को संकेतों का ज्ञान हो, दिशा का ज्ञान हो, दाएं बाएं का ज्ञान हो। किंतु सूर्य और चंद्रमा की गति
से यहाँ पर नक्शे का कोई विशेष संबंध नहीं है। अतः उत्तर क्या होगा? सूर्य चंद्रमा की गति। इस स्लाइड में देखिएगा प्रश्न क्रमांक 9, परिवेश में मिलने वाली चीजों की परस्पर निर्भरता को समझाने के लिए आवश्यक है कि, ठीक है, 4 विकल्प। बच्चों को कौन सी चीज किस से बनी है जानकारी दें। बी, परिवेश में जाकर वस्तुओं के दर्शन कराएं। सी, जीव जंतुओं के आवास से परिचित कराएं। और डी, वस्तुओं की कीमत पर चर्चा करें। तो साथियों, जैसा कि प्रश्न कह रहा है, परिवेश में मिलने वाली चीज़ों की परस्पर निर्भरता को समझाने के लिए आवश्यक है कि हम, विकल्प नंबर ए सही होगा, बच्चों को कौन सी चीज़ किस से बनी है इसकी जानकारी देना होगा। देखिए, यदि हम घर की बात करें तो घर मिट्टी, पानी, रेत, खपरे, लकड़ी, ये बहुत सारे उसके अवयव हैं, घटक हैं, उनसे बनता है। तो ऐसे ही बहुत सारे पदार्थ, ऐसे ही बहुत सारे जो जीव जंतु हो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इन सब सारी जानकारी देने के लिए यदि हम इस प्रकार से बच्चों को समझाएंगे तो बच्चों को जो चीज़ों की एक दूसरे पर निर्भरता समझने में ज़्यादा सुविधा होगी, ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जबकि बी, सी और डी की हम बात करें तो ये विकल्प प्रश्न के लिए सही नहीं बैठते हैं। और अंतिम प्रश्न साथियों देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 10, किसी कागज पर उत्तर दिशा दर्शाई जाती है। बहुत ही सरल प्रश्न है। 4 विकल्प, दाईं ओर, बाईं ओर, ऊपर की ओर, नीचे की ओर। तो साथियों, उत्तर दिशा जब हम किसी कागज या किसी समतल पर, किसी ग्रीन बोर्ड, व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पर हम जब दर्शाते हैं या बच्चों को समझाते हैं तो उत्तर दिशा सदैव ऊपर की ओर दर्शाई जाती है। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा? ऊपर की ओर। तो साथियों, इस तरह से इस कालखंड में सीएम राइज विद्यालय शिक्षक चयन परीक्षा की तैयारी के लिए पर्यावरण के अंतर्गत 10 वैकल्पिक प्रश्नों की श्रृंखला लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए थे। आशा करता हूं यह जानकारी आपको काफ़ी उपयोगी और महत्वपूर्ण लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।